मोदी जी जब राम भक्त के रूप में दर्शनार्थी के रूप में आए थे 14 जनवरी 1992 को, तो मैंने ही उनकी तस्वीर रामलला के दरबार में खींची थी। तो हमने उनसे कुछ सवाल किया था तो उन्होंने जवाब दिया था। अच्छा, आप ही से बोला था? जी, तस्वीर हमने खींच रखी है, अभी आपको मैं दे दूंगा, आप अपना उसको देखिएगा। तो उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। मैंने कहा अभी मुकदमे चल रहे हैं और अभी कोई इस तरह का फैसला नहीं आया है तो कैसे कह रहे हैं। लेकिन कहीं से उनको जो है राम जी का आशीर्वाद था या उनका संदेश था जो उनके मुखवाणी से निकला और सत्यापित हो गया। उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब लोगों ने मुझसे कहा कि इसकी तस्वीर आपने खींची हो तो मुख्यमंत्री बन गए, जाइए मिलिए। तो हमने कहा मुलाकात करूंगा। तो लेकिन देखते देखते 4 बार मुख्यमंत्री बने। मैं प्रोग्राम ही बनाता रह गया कि जाऊंगा मिलूंगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो हमारे मित्रों ने हमसे बहुत दबाव डाला कि अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची है वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जाइए मुलाकात कीजिए। हमने कहा बिल्कुल मुलाकात करूंगा और मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि मैंने आपकी तस्वीर खींच रखी है। तो अब फिर विपक्ष के द्वारा ये होने लगा कि प्रधानमंत्री बन गए हैं पर रामलला के दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। 29 वर्ष बीत गया। ये कोई नहीं जानता था कि 14 जनवरी 1992 को वो एक बार आ चुके थे जब एकता यात्रा निकली हुई थी। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी एकता यात्रा के साथ उनको लेके आए थे। तब मोदी एकता यात्रा, वही एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को जम्मू कश्मीर लेके गए थे। आपने सुना होगा कि वहाँ पर जाके लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया गया। वो मोदी जी पहले यहीं आए थे, उसके बाद फिर वहाँ गए थे। तो वो ये भी एक स्मरण है। लेकिन जब यहाँ पर आए थे तो चूँकि मैं पहचानता था ही नहीं, कोई बड़ा नाम था नहीं कि ये प्रधानमंत्री हैं तो आज बने हैं, पहले तो नहीं थे। तो मुरली मनोहर जोशी जी ही उस समय बड़े नेता थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपके साथ जो इर्द गिर्द ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनके बहुत ख़ास हैं। तब उन्होंने कहा इनका नाम नरेंद्र मोदी है और ये गुजरात के नेता हैं। तो मैंने तस्वीर खींची थी और फिर बहुत देर तक मैंने देखा था कि रामलला के पास ये 10 मिनट तक लगभग रुके थे और टकटकी लगाए देख रहे थे। तो मुझे लगा कोई इनका संवाद रामलला जैसा हो रहा है। तो मैंने पूछ लिया था कि कोई आपने संकल्प लिया है, क्या वार्ता हो रही। तो उसको मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया ये अभी नहीं बताऊँगा। और फिर मुझसे रहा नहीं गया, हमने यही पूछ लिया कि अच्छा बताइए दोबारा आप कब आएँगे। तब उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। क्या सोच के बोले, क्या उनकी अंदर की रामवाणी थी जो वो आज राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में फिर आते हैं। 5 अगस्त 2020 को जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको वो 5 अगस्त 2020 को पूरा करते हैं, राम मंदिर की आधारशिला रखते हैं। अब 32 वर्ष बाद अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो 22 जनवरी को यहाँ आ रहे हैं राम मंदिर को उद्घाटन करने। तो देश को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम भक्त प्रधानमंत्री इस देश को मिला है और वो संकल्पित प्रधानमंत्री। आदरणीय महेंद्र त्रिपाठी जी इस हमारे अयोध्या शहर के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, और इन्होंने सब कुछ, प्रेस क्लब अयोध्या के अध्यक्ष हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपने देखी हैं, देखते हैं। हाँ, आप जैसा यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं, एकमात्र हैं, बहुमूल्य हैं, एक मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। स्वागत है सर आपका। 1990 में जब अब भैया हैं, अब क्या हम लोग माहौल चले। है? भैया ये निकाल के लगा दीजिए भैया, मैं तो जो बिना इसके मजा नहीं आएगा। आवाज भैया को लगाइए। आपने आचार्य चाणक्य को पकड़ लिया है। मतलब आपको देख के चला आया। जहाँ आप खड़े हैं ये ऐतिहासिक सड़क है और 30 अक्टूबर 1990 को जो कारसेवकों का जत्था इधर इसी रोड से गया था। आगे दिगंबर अखाड़ा है, उसके आगे लाल कोठी है, फिर हनुमानगढ़ी चौराहा है। 30 अक्टूबर को जो कोठारी बंधु इधर से गए थे तो उन्होंने ही विजय पताका फहराया था और बड़े खुश थे। और खुश आनंदित होकर के जब उधर से लौटे थे तो मेरी मुलाकात हो गई। मैं उस समय प्रेस फोटोग्राफी करता था पत्र पत्रिकाओं के लिए, तो मैंने उनकी तस्वीरें खींची थी। लेकिन 2 नवंबर 90 को जब दोबारा वो लोग
लाखों कार सेवकों के साथ इधर से ही गुजर रहे थे। इन्हीं सड़कों पे लाखों कार सेवक थे। हाँ, इधर से ही मणिराम छावनी पीछे है, वहीं से सारे कार सेवक चले थे और इधर से होते हुए आगे बढ़े थे। तो सबसे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बाद जब भीड़ बेकाबू हो गई तब मुलायम सिंह की सरकार थी, क्योंकि मुलायम सिंह ने उस समय एक डायलॉग मारा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो उसी को ध्वस्त करते हुए, उसको चैलेंज स्वीकार करते हुए सारे कार सेवक यहाँ इकट्ठा हुए थे और सारे विश्व हिंदू परिषद को और बड़े आरएसएस के नेतागण भी मौजूद थे, अशोक सिंघल भी मौजूद थे। तो जब दोबारा जा रहे थे रामधुन करते हुए, निहत्थे थे, तो गोली चल गई। तो अपने बचाव में वो दोनों भाई जो राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी थे, जो कोलकाता घोष लेन से आए थे, और उनके पिता का नाम था हीरालाल कोठारी, उनकी माँ का नाम था सुमित्रा कोठारी, उनकी बहन का नाम था पूर्णिमा कोठारी। कैलाश घोष लेन बड़ा बाज़ार गणेश टाकीज है कोलकाता के पास, वहाँ से ही वो लोग आए थे। तो मैंने उनसे नाम पता पूछ लिया था, तो इसलिए मुझे स्मरण है। और जब फिर वो दोबारा जा रहे थे तो लगता था किसी ने उनको पहचान कर रखा था कि इनको अब मारना ज़रूर है आज, क्योंकि वो 30 अक्टूबर को वो घोषणा कर चुके थे कि हम लोग विजय पताका फहरा चुके हैं। लीड वही कर रहे थे। हाँ, तो वो यहीं ओम श्री भारती जी का मकान है आगे लाल कोठी के पास, तो अपनी जान बचाने के लिए उसी में वो घुस गए। लेकिन उसके फिर वहाँ जानकारी हो गई पुलिस वालों की इसी में घुसे हैं, तो उनको ज़बरदस्ती निकाल के बाहर ला कर बड़ी बेरहमी से उनको, लाखों की भीड़ भी तो थी। लाखों भीड़ थी, लेकिन उन्हें पहले मारा गया, दोनों भाइयों को। भीड़ ने प्रतिकार नहीं किया जैसे पुलिस। भीड़ में मतलब सब कुछ कोशिश की गई, लेकिन जब गोलियां चलती हैं तो लोग अपनी अपनी जान बचाते हैं। अगर किसी को ज़बरदस्ती खींच के कोई मार रहा है और आप पे भी गोली लग जाएगी तो आप भी आगे ही बढ़ जाओगे जल्दी अपनी जान बचाने के चक्कर में। ऐसे ही हो गया था। तो मैं लौटा तो मैंने देखा कि गोली लग गई, तो मैंने उनकी तस्वीरें खींची और फिर देखा कि हेलीकॉप्टर एक मंडरा रहा था, उससे भी गोली चल रही थी। तब फिर मुझे गुस्सा लग गई, मैंने कहा कि अब चाहे जैसा भी हो हेलीकॉप्टर को कैमरे में कैद करना है। तो मैं पीछा करते करते गुंबद के पास पहुंच गया तो पता चला कि गुंबद के ऊपर ही मंडरा रहा। तो वहाँ जितने कार सेवक पहुँचे हुए थे उन पे भी वो गोलियाँ बरसाने लगे। तो मेरे अगल बगल जितने कार सेवक 5-6 थे वो वहीं शहीद हो गए। तो मुझे लगा कि अब मेरा भी नंबर आने वाला है, तो मैं भी डर के मारे उन्हीं कार सेवकों की लाशों के पास ही मैं लेट गया, जिससे मुझे भी ये समझ लें कि हम जा चुके हैं। लेकिन जब पुलिस वाले आए उन लाशों को उठाकर ट्रक में बेरहमी से फेंकने लगे, तो मेरा जो नंबर आया तो मुझे भी टांग उठा के ऐसे ही डाल रहे थे। ये भी नहीं देख रहे मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ। हाँ, कैमरा लिए, ये कैमरा टंगा हुआ है। तो मैं प्रेस फोटोग्राफी करता था इसी वजह से। तो मैंने कहा सर मैं जिंदा हूँ, तो क्या है गोली चल रही है तुम यहाँ फोटो कर रहे हो? हमने कहा सर प्रेस में काम करता हूँ। और कहीं नहीं, सब नहीं बेटा भागो यहाँ से, गोली पहचानती नहीं है, गोली लग जाएगी तो ख़त्म हो जाओगे। तो मैं उनकी बात को मानते हुए अपने बचा करके निकल के आया। तो किसी तरीके से फिर मैंने उस फ़ोटोओं को फिर लखनऊ उस समय बनता था, यहाँ कलर फ़ोटो बनती नहीं थी, तो लखनऊ कोहली कलर लैब में गए बनवाए और वहाँ के सारे न्यूज़पेपरों में हमने दिया। यहाँ कर्फ्यू लग गया था तो मैंने यहीं से बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ। तो मेरे लिए कुछ कालम सुनिश्चित कर दिए गए थे कि आपका 4 कालम में तस्वीरें लगेंगी, 5 कालम में लगेंगी। 5-6 अखबारों को हमने दिया कि जिससे पता चल जाए कि कौन कार सेवक कहाँ के थे और यहाँ गोली लग गई। तो वो सुबह प्रकाशित हो गई। ये 90 गोली कांड था। और फिर उसके आगे फिर जब सरयू नदी है तो सरयू नदी पे भी काफ़ी कार सेवक इकट्ठा थे, वहाँ भी गोली चली। तो काफ़ी कार सेवकों को गोली लगी है, तो वो उसमें कूद के भी अपनी जान दिए हैं। और सरयू नदी का जो खून था, पानी था, वो लाल हो गया। और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से गोली चली है और किस तरीके से सब कार सेवक भागे हैं, सब मेरे पास सुरक्षित है। और इसी तरह 92 का भी है। फिर मतलब 90 में गोली चली जी, नवंबर में ना, फिर उसके बाद 30 अक्टूबर को 90 को और 2 नवंबर 90 को 2 नवंबर 90 को ही जो है कोठारी बंधु मारे गए थे। फिर क्या रहा 91 में, क्या रहा और मुलायम सिंह के प्रति क्या उस समय था? अब मुलायम सिंह के प्रति तो बहुत गुस्सा था कार सेवकों में, और सब उस समय मुल्ला मुलायम करके उनको घोषित मतलब
कर रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। जो समय पे जो गधे घूमते थे उस पर भी मोटा मोटा लिख दिया था कि कार सेवकों का हत्यारा मुलायम। तो इस तरीके से उस समय विरोध किया गया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस पर कोई FIR नहीं दर्ज हुई और सरकारी जो आंकड़े थे उसमें बहुत कम दिखाए गए, यानी 1 दर्जन के आसपास ही यहाँ दिखाए गए कि गोली लगी, जबकि सैकड़ों लोग नरसंहार यहाँ हो गया था और सब निहत्थे थे, कोई दोष नहीं था, सब भगवान राम का जयकारा लगाते हुए ही गए थे। 1990 में जब गोली चली उसके बाद जो जितने लोग भी आए थे देश के अन्य जगहों से, वो फिर आंदोलन वहाँ रुक गया, मतलब सब अपने अपने घर चले गए? नहीं, आंदोलन रुक नहीं गया, क्योंकि वो जिनको गोली लगी, जो बच गए, जिनके शरीर अंग भंग हो गए, उनको उपचार भी चल रहे थे। और चूँकि नेताओं का चल नहीं रहा था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा बीजेपी की पकड़ नहीं थी। इसी के बाद बीजेपी तेज़ हुई जब हमने वो सारी फ़ोटोएँ उपलब्ध कराई, और तो ये सारे वायरल फ़ोटो हुई और इसके एल्बम और फोटोग्राफ मार्केट में बिकने लगे। जो भी कार सेवक आता था, एल्बम और कैमरे में भी वो आ गया था कि जो लोग कैमरा देखते हैं, तो ये सब मिलने लगा, तो काफ़ी उसका प्रचार हुआ। तो उसके बाद बीजेपी आ गई तो फिर 6 दिसंबर 92 को ढांचा भी गिर गया। तो वो कार सेवकों का जो गुस्सा था, जो बलिदान था, वो कहीं न कहीं जो 6 दिसंबर 92 के गुस्से का कारण बना और वो सब विवादित ढांचे को गिरा दिए। एक वजह और थी कि मैं उसी विवादित ढांचे के अंदर ही राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था और मैं बहुत लंबे समय तक अंदर फोटोग्राफी किया हूँ। मेरा ही कैमरा अंदर रहता था, मेरे अलावा किसी दूसरे कैमरा नहीं रहता था। तो ताला खुलना हो, शिलान्यास होना हो, गोली कांड हो, 92 का ढांचा हो, ये सब हमने अपने कैमरे में कैद किया। CBI के 2 बड़े मुकदमे में गवाह रहा हूँ। सरकार बनाम लाल केस अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में भड़काऊ भाषण से चला है, और जो सरकार बनाम पवन पांडे आदि CBI कोर्ट लखनऊ में चला है राम जन्मभूमि का खजाना लूटने का, इसमें मैं चश्मदीद गवा रहा हूँ। और उसके अलावा जो सिविल मुकदमा चला कि ये बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर है, उसमें जितने सबूत साक्ष्य न्यायालय में फ़ोटो के रूप में दाखिल किए गए थे वो हमने ही न्यायालय को दिए थे। उस समय विश्व परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी थे, तो उनके कहने पर हमने दिया था। तो चंपत जी ने ही दायर किया था, तो उससे ही फैसला आया कि यही राम मंदिर, बाबरी मस्जिद नहीं। और उसके अलावा मोदी जी जब राम भक्त के रूप में, दर्शनार्थी के रूप में आए थे 14 जनवरी 1992 को, तो मैंने ही उनकी तस्वीर रामलला के दरबार में खींची थी। तो हमने उनसे कुछ सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब दिया था। आप ही से बोला जी, तस्वीर हमने खींच रखी है, अभी आपको मैं दे दूंगा, आप अपना उसको देखिएगा। तो उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। मैंने कहा अभी मुकदमे चल रहे हैं और अभी कोई इस तरह का फैसला नहीं आया है, तो कैसे कह रहे हैं। लेकिन कहीं से उनको जो है राम जी का आशीर्वाद था या उनका संदेश था जो उनके मुख वाणी से निकला और सत्यापित हो गया। उसके बाद वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब लोगों ने मुझसे कहा कि इसकी तस्वीर आपने खींची हो तो मुख्यमंत्री बन गए, जाइए मिलिए। तो हमने कहा मुलाकात करूंगा। तो लेकिन देखते देखते 4 बार मुख्यमंत्री बने। मैं प्रोग्राम ही बनाता रह गया कि जाऊंगा मिलूंगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने तो हमारे मित्रों ने हमसे बहुत दबाव डाला कि अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची है वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जाइए मुलाकात कीजिए। हमने कहा बिल्कुल मुलाकात करूंगा और मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा कि मैंने आपकी तस्वीर खींच रखी है। तो अब फिर विपक्ष के द्वारा ये होने लगा कि प्रधानमंत्री बन गए हैं पर रामलला के दर्शन करने नहीं आ रहे हैं। 29 वर्ष बीत गया। ये कोई नहीं जानता था कि 14 जनवरी 1992 को वो एक बार आ चुके थे, जब एकता यात्रा निकली हुई थी। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी एकता यात्रा के साथ उनको लेके आए थे। तब मोदी एकता यात्रा, वही एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को जम्मू कश्मीर लेके गए थे। आपने सुना होगा कि वहाँ पर जाके लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया गया। वो मोदी जी पहले यहीं आए थे, उसके बाद फिर वहाँ गए थे। तो वो ये भी एक स्मरण है। लेकिन जब यहाँ पर आए थे तो चूँकि मैं पहचानता था ही नहीं, कोई बड़ा नाम था नहीं,
कि ये प्रधानमंत्री हैं तो आज बने हैं, पहले तो नहीं थे। तो मुरली मनोहर जोशी जी ही उस समय बड़े नेता थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपके साथ जो इर्द गिर्द ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इनके बहुत ख़ास हैं। तब उन्होंने कहा इनका नाम नरेंद्र मोदी है और ये गुजरात के नेता हैं। तो मैंने तस्वीर खींची थी और फिर बहुत देर तक मैंने देखा था कि रामलला के पास ये 10 मिनट तक लगभग रुके थे और टकटकी लगाए देख रहे थे। तो मुझे लगा कोई इनका संवाद रामलला जैसा हो रहा है। तो मैंने पूछ लिया था कि कोई आपने संकल्प लिया है, क्या वार्ता हो रही? तो उसको मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया, ये अभी नहीं बताऊँगा। और फिर मुझसे रहा नहीं गया, हमने यही पूछ लिया कि अच्छा बताइए दोबारा आप कब आएँगे? तब उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। क्या सोच के बोले, क्या उनकी अंदर की रामवाणी थी जो वो आज राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में फिर आते हैं। 5 अगस्त 2020 को जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको वो 5 अगस्त 2020 को पूरा करते हैं, राम मंदिर की आधारशिला रखते हैं। अब 32 वर्ष बाद अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो 22 जनवरी को यहाँ आ रहे हैं राम मंदिर को उद्घाटन करने। तो देश को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राम भक्त प्रधानमंत्री इस देश को मिला है और वो संकल्पित प्रधानमंत्री जो अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बड़ा ही सौभाग्य है। और इसी के साथ साथ राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी की सरकार बनी है। तब से अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी भव्य रूप से सज रही है राम मंदिर की मॉडल के तरीके। कई काम यहाँ हो रहे हैं। अभी 50,000 के आसपास भीड़ थी, अब लाखों की भीड़ आ गई है। तो यही वजह है कि राम भक्त कारसेवक जो भी यहाँ बलिदान हुए, 500 वर्षों के मुकदमे कोर्ट कचहरी में चले, अब वक्त आ गया है तो सरकार राम मंदिर बनाकर उन कारसेवकों को श्रद्धांजलि भी दे रही है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सौगात है राम भक्तों को जो अब होने जा रही है। अच्छा, राम मंदिर जो बन रहा है क्रेडिट का भी हो रहा है कि क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। क्रेडिट मतलब कहाँ, आप कहाँ देखते हैं पत्रकार को? जब किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई आज तक किसी कांग्रेस के नेता में, वो बात सही है कि उनके कार्यकाल में कुछ काम ऐसे हुए हैं पर उनके किसी बड़े नेता ने आज तक तो मुँह तो नहीं खोला, जय श्री राम तक नहीं बोला, कहा तक नहीं। ये बात सही है कि ताला खुलना भी उन्हीं के कार्यकाल में है। शिलान्यास भी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 89 में तब उनके ही सामने हुआ। अभी जब 6 दिसंबर 92 को ये ढांचा गिरा है तब भी नरसिंहा राव ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे उनके। तो सारा तो कहीं न कहीं कांग्रेस की इसमें कार्य है, लेकिन कांग्रेस डरवश कि मुस्लिम उनके कहीं नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए आज तक उनके नेता चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, किसी ने आज तक इस बात को देश के नागरिकों को, देश की जनता को बताया ही नहीं। और आज यही कारण है कि बीजेपी राम भक्त की सरकार इसीलिए कहला रही है कि वो जो काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचा रही है। उसका सौभाग्य भी है कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और उनको सौभाग्य मिल गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन गया। तो अब किसी की नेतागिरी चलने वाली नहीं है, विपक्ष बौना हो चुका है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और राम मंदिर बनकर तैयार है। तो अब सब सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, आवे दर्शन करें, अपने जितनी गलतियां किए हैं आके रामलला से माफ़ी मांगें, तो शायद उनके जीवन में कहीं से कुछ ऊर्जा आ जाए। लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उनके अंदर वो जज्बा नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि सच बोल सकें। जो सच नहीं बोल सकता, जो सत्य कह नहीं सकता, वो क्या जानेगा राम की शक्ति। राम नाम में इतनी शक्ति है कि राम नाम लेते ही ऊर्जा आ जाती है, ताकत आ जाती है। आज नरेंद्र मोदी जी सीना तान के जय श्री राम बोलते हैं, क्या जो है राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये जय श्री राम बोल पाएंगे? तो जब इनके मुंह से जय श्री राम ही नहीं निकल रहा है तो ये रामलला का दर्शन क्या करेंगे? निमंत्रण भी गया है इन लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग यहाँ आएंगे। ये दूर से तमाशा देखेंगे, ऐसे तमाशा ही बन के कोई मतलब नहीं है। और राम भक्त की सरकार है तो राम भक्तों की जय जयकार हो रही। इतिहास में जब जब नाम लिया जाएगा
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम भक्त, प्रधानमंत्री राम भक्त मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।